नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। If I have to characterize today's monetary policy in just one line, I would say as follows: it's a pause, not a pivot. महंगाई की चिंता के बीच रिजर्व बैंक ने दिया सरप्राइज। अनुमान के बिल्कुल उलट नहीं बढ़ाई ब्याज दरें। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। महंगाई का अनुमान भी घटाया। अब कोई चुपके से नहीं देख पाएगा आपका क्रेडिट स्कोर। आरबीआई ने कहा ग्राहकों को भेजना होगा एसएमएस और ईमेल। यूपीआई को लेकर भी बड़ा ऐलान। बैंक से मिलने वाली क्रेडिट लाइन से भी हो सकेगा अब यूपीआई पेमेंट। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद। रियलिटी शेयरों में जोश, ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में बढ़त। हंगामे की भेंट चढ़ा पूरा बजट सत्र। आखिरी दिन भी प्रदर्शन का दौर जारी। सांसदों की शिष्टाचार बैठक का भी कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। खड़गे की अगुवाई में विपक्ष का फ्लैग मार्च। परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। हनुमान जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। देश भर में हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा। डिजिटल पर सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार। फेसबुक, यूट्यूब पर लगातार नंबर 1। मार्च में यूट्यूब पर 2.6 करोड़ और फेसबुक पर 70 लाख व्यूज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की खबरों से। आज आरबीआई ने सबको सरप्राइज करते हुए दरों को नहीं बढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक राय से इस बार दरें को नहीं बढ़ाया और नहीं बढ़ाने का यह फैसला लेते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दरें आगे बढ़ाने पर सस्पेंस फिलहाल बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी दरों के बढ़ाने पर ब्रेक नहीं लगाया गया। मई 2022 के बाद से यह पहली बार है जब आरबीआई ने दरें नहीं बढ़ाई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं। If I have to characterize today's monetary policy in just one line, I would say as follows: it's a pause, not a pivot. Number 2, there has been an effective rate increase of 290 basis points over the last 1 year. The MPC remains watchful and will not hesitate to take further action in its future meetings as may be necessary. So, the job is not yet finished. तो वहीं सिविल स्कोर को लेकर भी इसमें एक बड़ी बात कही गई। आरबीआई ने कहा कि अगर कोई भी अपना सिविल स्कोर चेक करता है तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अगर कोई भी आपका सिविल स्कोर चेक करता है, वहीं अगर सिविल स्कोर के तहत किसी तरीके की शिकायत होती है तो उसका भी निपटारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जल्द करना होगा। A compensation mechanism for delayed updation, rectification of credit information reports. 2, a provision for SMS, email alerts to the customers whenever their credit information reports are accessed. 3, a time frame for inclusion of data received by the CICs from credit institutions. And 4, disclosures on customer complaints received by the CICs. These measures will further enhance consumer protection. तो वहीं आज की क्रेडिट पॉलिसी में यूपीआई को लेकर अहम अनाउंसमेंट हुई। आरबीआई की तरफ से यह आया है कि अब बैंकों से मिलने वाला क्रेडिट से भी यूपीआई पेमेंट संभव हो सकेगा। फिलहाल यूपीआई पेमेंट 2 जमा खातों के बीच होता है या फिर वॉलेट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, लेकिन अब बैंक की तरफ से भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। हाल ही में क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई पेमेंट को अनुमति दी गई है।
The unified payment interface, that is UPI, has transformed retail payments in India. UPI's robustness has been leveraged to develop new products and features from time to time. Recently, RuPay credit cards were permitted to be linked to the UPI. This was in addition to the existing facility of linkage of UPI with deposit accounts. It is now proposed to expand the scope of UPI by permitting operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. This initiative will further encourage innovation. इस बीच सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा का कहना है कि अगर आरबीआई भविष्य में रेपो रेट पर लगाम लगाने की बात कहता है तो बाजार में काफी जोश दिखता है, मगर आरबीआई ने ऐसा साफ नहीं किया, इसलिए बाजार का जोश फिलहाल फीका है। अगर उन्होंने एकदम बिल्कुल कह दिया होता कि नहीं अब हमारा रेट हाइक का साइकिल खत्म हो गया तो शायद बाजार उत्साहित होता और हट जाता ऊपर, लेकिन चूंकि उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वो जो अकोमोडेशन का स्टांस है वो नहीं बदल रहे हैं, और जैसा कि जोशी साहब ने भी कहा, अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म रेट्स पर हाँ इस लिक्विडिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां बाजार में लिक्विडिटी कम होती है शॉर्ट टर्म के रेट्स ऊपर भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज फैसला लिया गया रेपो रेट पर और अनुमान के बिल्कुल उलट ये रहा, लेकिन ये कितना टिकाऊ है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी, रेपो रेट पर आज सरप्राइज दिया है बैंकों ने, लेकिन ये कितना टिकाऊ है ये फैसला, आगे क्या आपको लगता है टिकने वाला है? टिकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल ये इशारा कर रहे हैं कि अभी भी महंगाई का एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। और ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में भी कही और बार बार उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ इस बार के लिए है, यानी इसको पॉज न माना जाए या इसको ये न माना जाए कि अपनी पॉलिसी का रुख बदल दिया उन्होंने। इसको ये मानना चाहिए कि एक बार उन्होंने स्किप किया है, मुलतवी किया है या टाल दिया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर या फॉरेन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिक पे बहुत प्रेशर है और बहुत डेटा ड्रिवन है। इसलिए हो सकता है कि अगली पॉलिसी में आपको फिर बढ़ता हुआ दिखे। रीज़न ये है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं है और जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है अभी भी, उससे लगता है कि शायद ये फैसला मुश्किल होगा। लेकिन एक बात उन्होंने जो बार बार कही कि उनको लगता है कि शायद आगे जाते हुए इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए, तो वो एक चांस लेना चाहते हैं कि शायद अगले 40-50 दिन में जब अगली पॉलिसी आएगी उससे पहले अगर ये सिचुएशन दिखती है कि नहीं कंट्रोल में आ रहा है और सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी नहीं हो रही है तो शायद ये दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़ कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए हर बार रेट बढ़ाने ज़रूरी नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि वो सिस्टम में लिक्विडिटी टाइटन करके भी पैसे की पूंजी की जो रफ्तार है उसको रोक सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक चांस लिया है इसको, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अगली बार ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी या बढ़ेंगी, यानी गारंटी किसी बात की नहीं है। एक बार स्किप किया है, सिर्फ इसको इतना मान के चलिए। जी, बहुत शुक्रिया ये डिटेल के लिए आपका नीरज जी। तो कुल मिलाकर एक बार का यह स्किप है, लेकिन इसको गारंटी बिल्कुल ना माने, हो सकता है कि आगे आपको रेपो रेट बढ़ता हुआ दिखे। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा, मगर अंत में बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी शेयरों में रही, ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में भी आज बढ़त देखी गई। तो वहीं आरबीआई के सरप्राइज से बाजार क्यों हुआ है हैरान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात ऑनलाइन गेमिंग की, जहां कंपनियों को अब अपने लिए एक सेल्फ रेगुलेशन लाना ही होगा। इससे ग्राहकों का वेरिफिकेशन, इसमें बैटिंग और साथ ही गैम्बलिंग से दूर रहना शामिल होगा। सरकार आज ही नए नियम का नोटिफिकेशन जारी इसको लेकर कर सकती है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम चंदा से। असीम, क्या खास है इस नियम में? ऑनलाइन गेमिंग के लिए कंपनियों को अब क्या क्या करना होगा? सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर नकेल कस दी है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स के लिए रूल नोटिफाई कर दिए हैं। इन रूल्स के तहत जो भी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट होगी उनको सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा। उनके जितने भी ग्राहक होंगे उनका केवाईसी करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो भी विदेशी वेबसाइट होंगी जिनका कि भारत में रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा वो भारत में ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनको ये बात तय करने के अधिकार होगा कि कौन सी वेबसाइट बैटिंग या गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रही है, उसको परमिट नहीं किया जाएगा।
उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाएगा। जो भी वेबसाइट होगी उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पर उसको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो रिफंड की पॉलिसी है या जो विनिंग अमाउंट की पॉलिसी है वो भी अपनी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करनी पड़ेगी। और तीसरा एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि जो भी उपभोक्ता उनकी शिकायतों का निपटारा आसान हो सके। तो इन नए नियमों के बाद जो ऑनलाइन गेमर है वो राहत की सांस ले सकते हैं। वो बिना डरे या बिना वेजिंग गैम्बलिंग या बेटिंग में हिस्सा लिए ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और अपने अवार्ड जीत सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात बजट सत्र की, क्योंकि आखिरकार संसद का पूरा बजट सत्र आज खत्म हुआ और पूरे हंगामे की भेंट चढ़कर यह खत्म हुआ। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि किस तरीके की जिस सिचुएशन बनी उसको लेकर डिटेल लेते हैं। लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे। लक्ष्मण जी बताएं, संसद सत्र तो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर दिन हमने लगभग एक जैसी ही बातें की, लेकिन क्या जो विपक्ष का तिरंगा मार्च निकला उसको लेकर और संसद के इस पूरे सत्र को लेकर क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जो था आज खत्म हुआ है और दूसरा चरण पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। और पहले विपक्ष ने जेपीसी की मांग की अडानी वाले मामले पे, फिर सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफीनामे की मांग की। दोनों अपने अपने पक्ष पे अड़े रहे और शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी टकराव कम होता नहीं दिखा। हर रोज कमोबेश धरना प्रदर्शन होता रहा। आज आखिरी दिन भी स्थिति ये थी कि सुबह तिरंगा मार्च निकाला गया विपक्षी सांसदों की तरफ से, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सब लोग तिरंगा मार्च निकाले। उनके साथ विपक्षी दल के सांसद भी मौजूद थे। और स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी या फिर कि मतभेद इतना गहरा था कि जो शिष्टाचार भेंट के लिए सांसदों को बुलाया गया था लोकसभा स्पीकर की तरफ से, उसमें भी कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंचे, विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे, जबकि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुंचे थे। लेकिन हंगामे की वजह से संसद सत्र आज भी स्थगित बार बार करना पड़ा और आखिरकार संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया। अगर पूरे सत्र को देखें, बजट सत्र का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तो करीब 34% कामकाज लोकसभा में, करीब 24% कामकाज राज्यसभा में हुआ। 6 बिल राज्यसभा से पारित हुए, 6 बिल लोकसभा से पारित हुए, कुल 8 नए बिल यहाँ पे पेश हुए। और इसमें महत्वपूर्ण बात कहें तो बजट सत्र था तो बजट पारित होना ही था, तो फाइनेंस बिल पारित हुआ, जम्मू कश्मीर का बजट पारित हुआ, एक कॉम्पिटिशन एक्ट पारित हुआ जिससे काफ़ी हद तक जो कार्टेलाइजेशन है उसके नियमों को और सख्त किया गया, दायरा बढ़ाया गया है। लेकिन कुल मिला कहें तो ये हंगामेदार सत्र रहा और हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ बजट सत्र रहा। जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे लक्ष्मण जी। लेकिन इस दौरान अब भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे जो आज 44 साल की हो गई। इस मौके पर पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी इस मौके पर 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने अपने वर्चुअल संबोधन में हनुमान जी का नाम लेकर वंशवाद और परिवारवाद पर, विपक्ष पर निशाना साधा। इसे लेकर यहां तक कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से यहां कर दी। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। तो वहीं हनुमान जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सालंगपुर में भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा सालंगपुर के कष्ट भजन हनुमान मंदिर परिसर में पंचधातु से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 54 फीट है और वजन करीब 30,000 किलोग्राम है। मूर्ति को तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा है और 11 करोड़ रुपए का इसमें पूरा खर्च आया है। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसके दर्शन 7 किलोमीटर की दूरी से किए जा सकते हैं। शाह ने अनावरण के बाद मूर्ति की पूजा अर्चना की। इसके अलावा शाह ने मंदिर में 40 करोड़ की लागत से बनाए गए कष्ट भंजन देव भोजनालय का लोकार्पण भी किया। यहाँ भोजनालय 7 एकड़ में इसको बनाया गया है। हरियाणा के मूर्तिकार नरेश कुमावत ने इस सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है। मूर्ति के चारों ओर विशाल बगीचे हैं जहां एक साथ 12,000 दर्शनार्थी एक साथ बैठ सकते हैं।
तो वहीं देश भर में आज हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तों में बड़ी उत्साह है। मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की चौपाइयां गूंज रही है। गाजे बाजे और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। मगर इस बार देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खास करके रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से राज्यों में हिंसा की घटनाएं देखी गई, वहां किसी भी तरीके की हिंसा को रोकने के लिए बहुत ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बुधवार फ्लैग मार्च भी इसको लेकर किया था। दरअसल पिछले साल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हुई थी और इसी के चलते इसको सबक लेकर इस साल पुलिस सतर्क है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए खासा तैयारी पुलिस ने पहले से कर रखी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। डिजिटल की दुनिया में फिर सीएनबीसी आवाज का डंका। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार। फेसबुक और यूट्यूब पर फिर नंबर 1। मार्च में यूट्यूब पर 2,60,00,000 से ज्यादा व्यूज। मार्च में फेसबुक पर 70 लाख से ज्यादा व्यूज। दर्शकों के प्यार के लिए अपार धन्यवाद। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज शाम कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें नेचुरल गैस को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में किरीट पारेख कमेटी की सिफारिशों को हरी झंडी दी जा सकती है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। हमारे साथ लक्ष्मण जी बने हुए हैं, उनसे। लक्ष्मण जी, क्या है किरीट पारेख कमेटी की सिफारिशें और साथ ही इसका गैस की कीमतों पर क्या असर दिखाई देगा? मुझे लगता है कि आपके दूसरे सवाल का जवाब ज़्यादा दिलचस्प है। गैस की कीमतों पर असर ये पड़ेगा कि खाना बनाने में जिस आप रसोई गैस का इस्तेमाल करती हैं या किया जाता है वो सस्ती हो जाएंगी। गाड़ियों के लिए सीएनजी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सस्ती हो जाएंगी, यानी खाना बनाने का बजट भी कम हो जाएगा और गाड़ी पर चढ़ना घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा। क्योंकि सरकार आज कैबिनेट की बैठक में नेचुरल गैस की कीमतें तय करने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी देने जा रही है। और ये जो सूत्र बता रहे हैं कि एजेंडा में इसे शामिल कर लिया गया है, अगर सहमति बनती है तो इसे हरी झंडी मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि नेचुरल गैस की कीमतें अब नए तरीके से तय की जाएंगी। इसके लिए किरीट पारेख कमेटी ने अपनी सिफारिश की थी, उसी सिफारिश को आधार बनाया जाएगा नए फॉर्मूले के लिए। अगर उनकी सिफारिशों के आधार पर चला जाए तो नेचुरल गैस की कीमतें एक बैंड में रहेंगी। इसका निचला स्तर होगा $4 पर MMBTU और अधिकतम या सीलिंग प्राइस होगा $6.5 पर MMBTU। अगर इस बैंड को लेकर चला जाए, अभी नेचुरल गैस की कीमतें जो है ये करीब $8.5 पर MMBTU है, तो $2 पर MMBTU ऐसे ही घट जाता है। हालांकि इसमें कुछ किंतु परंतु है, उसको जोड़ भी दिया जाए तब भी नेट कहें तो सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम हो जाएंगी और सरकार इसकी समय समय पर समीक्षा करती रहेगी। तो इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव। और अब बात करेंगे हमारी एक खास पहल मिशन स्वच्छता की और पानी की। स्वच्छ भारत मिशन और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के चलते इस अभियान का उद्देश्य शौचालयों के इस्तेमाल और स्वच्छता पर व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए अरबों भारतीयों को पहुंचाना है, भारतीयों तक। अभियान 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भव्य लॉन्च के साथ अपने तीसरे सीजन में अब प्रवेश कर रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण, सस्टेनेबल सैनिटेशन की कमी के चलते गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के स्पष्ट आह्वान के बाद भारत ने दुनिया में सबसे बड़े स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। हापेक और न्यूज 18 नेटवर्क ने 2019 में एक राष्ट्रीय अभियान मिशन पानी लॉन्च किया। विश्व शौचालय दिवस 2021 पर मिशन पानी ने स्वच्छता सुरक्षा, व्यवहार परिवर्तन और स्वच्छता कर्मचारियों के सशक्तिकरण के बारे में अपनी प्रभावशाली बातचीत को जारी रखा। Change begins with us and we are still making it as a mass movement together with Network 18 and we're very sure in the times to come the behaviors are going to stay.
और फिर 2022 में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ये कैंपेन सरकार के नेताओं, स्वच्छता योद्धाओं, मशहूर हस्तियों, नीति विशेषज्ञों और नागरिकों को स्वच्छता में व्यवहारिक परिवर्तन के लिए एक साथ एक मंच पर लाया। एक बड़ा क्षण तब आया जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिशन स्वच्छता और पानी को एक राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने के लिए बधाई दी। और अब 2023 में न्यूज 18 नेटवर्क और हाँ पे स्वच्छता साक्षरता पर एक बार फिर फोकस करते हुए तैयार है। इस कैंपेन से ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी कि स्वच्छता और स्वच्छ शौचालयों को अपनाने से हम बेहतर स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। हेल्दी हम, जब साफ रखें टॉयलेट हरदम, मोटो के साथ मिशन स्वच्छता और पानी कैंपेन नीति निर्माताओं, चेंज मेकर्स, स्वच्छता विशेषज्ञों, मशहूर हस्तियों और आम आदमी को एक स्वस्थ कल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक ही मंच पर लेकर आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।